नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी नदी की जो सिर्फ पानी की एक धारा नहीं है। ये तो एक पूरे इलाके की जीवन रेखा है, इतिहास की खामोश गवाह और साथ ही भविष्य को गढ़ने वाली एक ताकत। और इसका सबसे काव्यात्मक नाम है वन की आशा। कितना खूबसूरत नाम है ना। पर इस नाम में ना एक बहुत गहरी सच्चाई छिपी है। सवाल ये है कि आखिर ऐसी क्या बात है जो इस नदी को एक पूरे इकोसिस्टम की उम्मीद बनाती है। तो यही वो सवाल है जिसके बारे में आज हम बात करेंगे कि भाई कैसी एक अकेली नदी किसी इलाके की विरासत को सहेज सकती है और साथ ही उसके आने वाले कल की राह भी बना सकती है। चलिए मिलकर इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो इस नदी की कहानी को समझने के लिए हम किसी नक्शे से शुरू नहीं करेंगे। नहीं, इसकी शुरुआत होगी पौराणिक कथाओं से, क्योंकि इसकी असली पहचान इसके नाम में ही छिपी है। तो कहानी कुछ यूं है कि ऋषि वशिष्ठ अपनी जबरदस्त तपस्या के बल पर इस नदी को स्वर्ग से धरती पर ले तो आए, पर फिर उन्हें एक चिंता सताने लगी कि भाई बिना किसी ग्लेशियर के ये नदी जिंदा कैसे रहेगी, सूखे कि नहीं। तब कहते हैं कि भगवान शिव ने इसे एक बहुत ही अनोखा वरदान दिया, एक ऐसा अटूट रिश्ता बनाया कि जंगल इस नदी की रक्षा करेंगे और बदले में नदी जंगलों का पोषण करेगी। और बस इसी वजह से इसका एक नाम पड़ा वशिष्ठी। तो देखा, इस नदी के एक नहीं कई नाम हैं और हर नाम इसकी कहानी का एक नया अध्याय खोलता है। वन की आशा, जो कहते हैं बाद में बनास बन गया, वरुण आशा और वशिष्ठी। हर एक नाम प्रकृति और पौराणिक कथाओं से इसके गहरे रिश्ते का पक्का सबूत है। चलिए अब पौराणिक कथाओं की दुनिया से निकलकर जरा जमीन पर आते हैं, भूगोल की बात करते हैं। सवाल ये है कि आखिर इस नदी का असली सफर शुरू कहाँ से होता है। तो ये नदी निकलती है राजस्थान के राजसमंद जिले से, कुंभलगढ़ के पास जो खमनोर की पहाड़ियां हैं ना, बस वहीं से। और यहीं से शुरू होती है बनास की एक बहुत लंबी यात्रा। अच्छा, अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प फैक्ट है जिससे लेकर अक्सर कंफ्यूजन होता है। देखिए, राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी तो चंबल है, लेकिन बनास वो सबसे लंबी नदी है जो पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ राजस्थान की सीमाओं के अंदर ही बहती है। और ये कोई छोटा मोटा अंदर नहीं है। यही बात इस नदी को राजस्थान के लिए इतना ज्यादा खास बना देती है। और पता है, बनास का जो उद्गम स्थल है ना, वो सिर्फ एक भौगोलिक जगह नहीं है। अरे वो तो किंवदंतियों का गढ़ है। पास में ही वीरों का मठ है। कहते हैं कि यहीं पर महागुरु परशुराम ने कर्ण और भीष्म जैसे नायकों को ट्रेनिंग दी थी। और यहीं पर मातृकुंडिया भी है, जिसे राजस्थान का हरिद्वार भी कहते हैं। और तो और वो गोकर्णेश्वर मंदिर भी यहीं है, जहां माना जाता है कि रावण ने भी कभी भगवान शिव की पूजा की थी। मतलब कितनी कहानियां जुड़ी हैं एक जगह से। तो चलिए अब नदी के बहाव के साथ थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखते हैं कि कैसे ये दूसरी नदियों से मिलती है और बनाती है कुछ बहुत ही पवित्र और पारिस्थितिक रूप से महत्वपूर्ण संगम। तो हमारा पहला पड़ाव है भीलवाड़ा का बिगोद। यहीं पर बनास अपना पहला बड़ा त्रिवेणी संगम बनाती है। त्रिवेणी संगम का मतलब तो जानते ही होंगे, जहां 3 पवित्र नदियां आकर मिलती हैं। तो बिगोद में बनास में आकर मिलती हैं 2 और नदियां, बेड़च और मेनाल। और इन 3 धाराओं का ये मिलन सिर्फ एक पवित्र तीर्थस्थल ही नहीं बनाता, बल्कि एक बहुत ही समृद्ध इकोसिस्टम को भी जन्म देता है। पर एक मिनट, बनास तो ठीक है, लेकिन ये जो सहायक नदियां हैं, क्या इनकी अपनी कोई कहानी नहीं है? क्या इनके किनारों पर, इनकी मिट्टी में इतिहास की कोई राज दफन नहीं हो सकते? बिल्कुल हैं। बनास की ही एक सहायक नदी है बेड़च, और इसके किनारे जानते हैं क्या मिला? 4000 साल पुरानी आहड़ सभ्यता के निशान। जरा सोचकर देखिए, एक फलता फूलता ताम्र युगीन ग्रामीण समाज। पुरातत्वविदों को यहाँ बैल की मूर्तियां मिली हैं, पत्थर के गहने मिले हैं, चावल के दाने और अनाज रखने के लिए बड़े बड़े भंडार मिले हैं। ये सब क्या दिखाते हैं? यही कि वो एक बहुत ही उन्नत समाज था। अरे, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। एक और सहायक नदी है कुठारी। इसके किनारे पनपी थी प्राचीन बागौर सभ्यता। और इस जगह की अहमियत तो और भी ज्यादा है, क्योंकि यहीं पर पूरे भारत में पशुपालन के सबसे पहले सबूत मिले हैं। ये मानव विकास के सफर में कितना बड़ा मील का पत्थर था, है ना? तो भीलवाड़ा से बनास का सफर अब आगे बढ़ता है और पहुंचता है टोंक जिले के राजमहल में। और यहाँ एक और पवित्र संगम इस नदी का इंतजार कर रहा है।
यहाँ राजमहल में खारी और डाई नाम की 2 और नदियां बनास में आकर मिल जाती हैं और एक और पवित्र स्थान बन जाता है। इससे पता चलता है कि बनास कैसे एक मुख्य धमनी की तरह काम करती है, जो छोटी छोटी जीवन धाराओं को अपने अंदर समेटकर और भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाती है। तो ये तो हुई इतिहास की बात। अब नदी के इस गहरे अतीत से निकलकर जरा आज के समय में आते हैं। देखते हैं कि आज की दुनिया में इस नदी की भूमिका कितनी निर्णायक है। ये नंबर देखिए जरा, 512 किलोमीटर। बनास नदी 512 किलोमीटर का एक लंबा सफर तय करती है, और वो भी सिर्फ और सिर्फ राजस्थान की जमीन पर। ये बहुत बड़ी दूरी है, और यही दूरी इसे सही मायनों में इस राज्य की जीवन रेखा बनाती है, जो न जाने कितने ही तरह के परिदृश्यों और समुदायों को आपस में जोड़ती है। और जानते हैं, इस पूरे सफर में ये 1-2 नहीं बल्कि 8 अलग अलग जिलों से होकर गुजरती है। इसका सीधा मतलब क्या हुआ? यही कि लाखों लोग, उनके खेत, उनके गांव, उनके शहर सीधे सीधे इस एक नदी के पानी पर निर्भर हैं। ये इस पूरे इलाके की अर्थव्यवस्था का धड़कता हुआ दिल है, कह सकते हैं। और बनास के आज के महत्व का सबसे बड़ा प्रतीक है बीसलपुर बांध। याद रखना भी बड़ा आसान है, बी से बनास और बी से बीसलपुर। टोंक जिले में बना इंजीनियरिंग का ये नायाब नमूना सिर्फ खेती को ही पानी नहीं देता, बल्कि राजधानी जयपुर समेत कई बड़े शहरों के लाखों लोगों की प्यास बुझाता है। ये तो इस पूरे क्षेत्र का जीवन बीमा है। तो अब इस पूरे सफर को समेटने का वक्त आ गया है। चलिए देखते हैं कि इस नदी ने हजारों सालों के अपने जीवन में कितनी विशाल और स्थायी विरासत छोड़ी है। तो एक नज़र में देखें तो इस नदी की पूरी जीवनी कुछ ऐसी है। इसका जन्म हुआ अरावली की पहाड़ियों में। इसने आहड़ और बागोर जैसी प्राचीन संस्कृतियों को पाला पोसा। इसने बिगोद जैसे पवित्र संगम बनाए। आज ये बीसलपुर बांध के जरिए शहरों के लिए एक आधुनिक जीवन रेखा है, और अंत में रामेश्वरम में चंबल नदी में मिलकर इसका सफर पूरा हो जाता है। कहते हैं कि नदियां ही इतिहास की असली लेखक होती हैं। उन्होंने ही सभ्यताओं को जन्म दिया, और वही हमारे भविष्य को आकार भी देती हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही बचता है कि बनास की कहानी का अगला अध्याय क्या होगा, और इसका जवाब और इस पूरे क्षेत्र का भविष्य हम सबके हाथों में है।